स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर आतंकवाद के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट है। आतंकवाद, आतंकवादी या आतंकी गतिविधियों में किसी भी तरह शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति पूरी तरह बहाल हो। केंद्र सरकार का निर्देश, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, तत्परता और यूटी प्रशासन का इकदाम सभी मिलकर यह साफ संदेश दे रहे हैं और इसी क्रम में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा रही हैं। यह सिलसिला आगे बढ़ा और अब भगोड़े आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम के श्रीनगर के नौहट इलाके में स्थित मकान को कुर्क कर लिया गया। लटरम को 1999 में अफगानिस्तान के कंदहार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान के बंधक बनाए गए यात्रियों के बदले में 2 बाकी आतंकवादियों के साथ छोड़ा गया था। पुलिसकर्मियों ने जरगर उर्फ लटरम के मकान पर कुर्की की सूचना चस्पा कर दी थी। लटरम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 540 वर्ग फुट के भूखंड पर स्थित इस इमारत को कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी कि UAPA के तहत कुर्क किया गया है। लटरम 89 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में अपनी भूमिका की वजह से काफी सुर्खियों में भी था। और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी रही हैं। इस पर हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे खासतौर से कि क्या संदेश है, यानी कि इस पूरे मामले का संदेश क्या है। हरकतुल मुजाहिदीन का प्रमुख रहा मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम, अब उसके श्रीनगर स्थित घर को जो कुर्क किया गया है, और इससे पहले भी कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं इस तरह की और चीजों पर, जो अब वहां पर ऐसे किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ भी, जो शायद फिलहाल जेल में भी हैं, तो उनके घरों को भी अटैच किया जा रहा है। यह संदेश क्या दे रहा है? क्या यह संदेश वाकई इतना सख्त है, इतना स्पष्ट है कि इस संदेश के बाद जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें लगाम लगाने में एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा सकती है, बड़ी कामयाबी के बारे में सोचा जा सकता है, और इसके साथ क्या कुछ और चीजें इसके साथ साथ चल रही होती हैं, कितनी तत्परता और कितनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस बात को फिक्स करना होगा कि किसी भी सूरत में कोई भी आतंकी या आतंकवादी गतियों में शामिल कोई फर्द या कोई शख्स, उसको यह संदेश साफ तौर पर जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। आप बने रहे हमारे साथ। तो आप हमारे साथ बने रहे और आपको सबसे पहले ये बता दें, हमारे साथ जो आज पैनल है उससे बहुत ही खास लोग आज इकट्ठा है। हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र अंबरदार है, सीनियर लीडर BJP। हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ निमरनदीप सिंह भुल्लर हैं, स्टेट स्पोक्सपर्सन हैं DPAP के। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे इरफान हफीज लोन, लीगल एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर धीमान आपके पास आना चाहता हूं। मुश्ताक अहमद जरगर, जिसे भगोड़ा कहा जा रहा है, भगोड़ा आतंकी कहा जा रहा है, वो उसका जो श्रीनगर स्थित जो घर है नौहट्टा में, उसे कुर्क किया गया है, उसे अटैच किया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कई और ऐसे आतंकियों के जो प्रॉपर्टीज उन्हें सीज किया गया था। तो ये जो अब इकदाम है, ये जो स्टेप है, इससे संदेश क्या जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने या उससे बहुत नीचे ले आने में, कम करने में कितना सहायक होगा या नहीं होगा? देखिए, ये जो कदम है ये बहुत ही जबरदस्त कदम है और मेरे ख्याल में एक वेलकम स्टेप है। ये गवर्नमेंट ने बहुत लेट लिया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। क्या उनको पता नहीं था कि जरगर कौन है? जरगर वही आदमी है जो मुल्ला उमर के साथ कांधार हाईजैक उनको छोड़ा गया था। तो वो तो पहले ही आतंकवादी गतिविधियों में कोट बलवाल की जेल के अंदर था
और उसको एक बड़े ही गलत तरीके से लोगों को हाईजैक करा के, लोगों को हॉस्टेज रख के उसको छोड़ा गया, तो उससे उसकी जो कारस्तानी थी वो और भी बढ़ जाती थी। तो आज तक ये उसका अगर मकान था नौहट्टा में, तो ये किस लिए खड़ा था, ये किस बेसिस पे खड़ा था? लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, ये वो बकवास करते हैं। टेररिस्ट का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता, क्योंकि टेररिस्ट ही है जो ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं बाकी लोगों के। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही क्लियर संदेश है, और ये भी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है। जैसे टेररिस्ट ने अपनी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 अपनी कारस्तानियां, अपनी जो स्ट्रैटेजी है बदलते रहे हैं। पहले हाइब्रिड टेररिस्ट लाए, फिर टारगेटेड किलिंग करनी शुरू कर दी है। तो ये भी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने जितने भी टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनके जो मकान हैं वो तो सही पैसे से बने नहीं है, अगर वो इलीगल फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अगर वो बाई लॉज के अलावा इलीगल नहीं है, दे हैव बीन गॉटन बाय द इलीगल मनी, तो एज इट इज यूएपीए उस पर लागू होता है। तो ये जो एक कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही सही कदम है मेरे ख्याल में। जैसे यूपी में योगी जी ने कदम उठाए हैं आतिक अहमद के अगेंस्ट, वो हजारों करोड़ रुपए का सरगना है। ये तो करोड़ों होंगे, आईएसआई के दिए हुए 100 करोड़ भी नहीं होंगे। तो इनको टास्क में लाने में क्या प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट शुड परस्यू इट विगरसली, नॉट ओनली जरगर के अगेंस्ट, जितने भी नॉन आतंकवादी हैं सबके नाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करें, उनको बुलडोजर चलाएं, उनको मैसेज दें गवर्नमेंट को, लोगों को, कि भाई देखो आतंकवाद अभी किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जी, सुरेंद्र अंबरदार, सीनियर लीडर बीजेपी, मैं आपके पास भी इसी सवाल को लेकर आऊंगा कि क्या ये जो अब तरीका है, ये जो स्टेप है, इसका संदेश क्या है? ये संदेश कितना दूरगामी होगा? देखिए, गृह मंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की है, और जीरो टॉलरेंस इंप्लीमेंट हो रहा है कश्मीर में। जब आप मुश्ताक जरगर की बात कर रहे हैं, मुश्ताक लटरम 1986 में पाकिस्तान गया था और दोबारा 1999 में पाकिस्तान गया था। पहले वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक्टिव वर्कर था, उसके बाद उसने अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अल अवर मुजाहिदीन। इसके अगेंस्ट लगभग 40 मर्डर केसेस हैं और 10-12 एक्सटॉर्शन के केसेस भी हैं। ये एक ड्रेडेड टेररिस्ट है, और इसके कारण से और इन टेररिस्ट के कारण से कश्मीर में जो वायलेंस है उसको लेजिटिमेट करने का एक प्रयास भी इन टेररिस्टों ने किया था, जिसमें कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको सपोर्ट कर रही थी। दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप। और इसके साथ शायद जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं या अभी भी एक्टिव हैं, उनके घरों को भी इसी तरह से लॉक किया जाना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के द्वारा बनाए गए हैं, जो हवाला के पैसे से बनाए गए हैं, और जो नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के पैसे से बनाए गए हैं। वो सब जो लोग हैं, वो सब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, उनका भी डोजर बनना चाहिए, और उनके साथ भी डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं निमरनदीप सिंह भुल्लर, स्टेट स्पोक्सपर्सन डीपीएपी। निमरनदीप सिंह जी, क्या आपकी भी यही राय है, क्या आपकी भी प्रतिक्रिया यही है जो ब्रिगेडियर धीमान की है या जो सुरेंद्र अंबरदार की है? बिल्कुल सर, मैं तो कहना चाहूंगा, साफ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ कहना चाहूंगा कि जो आतंकवाद ਜਿਹੜਾ शब्द है, आतंकवाद ਦਾ ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है। जो लोग देश के खिलाफ कोई भी किसी भी गलत एक्टिविटी पाए जाते ने, वो देश का किसी भी तरीके नाल हिस्सा नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को कश्मीर क्या भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार का जो कदम है वो सराहनीय है, पर मैं ये कहना चाहूंगा आपने कहीं ना कहीं देर कर दी। जो ऐसे लोग, अगर यही कार्रवाई पहले की होती, कहीं ना कहीं ये जो टारगेटेड जो किलिंग्स हो रही है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ या किसी के भी साथ, तो इसके ऊपर कई साल पहले रोकथाम लग गई होती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब अगर जो टारगेटेड किलिंग्स अभी होती चली जा रही है, अभी हाल ही हमने देखा किस तरह से संजय शर्मा को मार दिया गया या उनका कत्ल कर दिया गया, क्या इस तरह की एक्टिविटी से जो अभी हो रही है वो सिलसिला थम जाएगा, रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा जी। जब आप
ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच करेंगे जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, जो आतंकवादी हैं, उन लोगों को देश में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप टाइम याद करें जब श्री गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, और जिस तरीके से शांति जो एक भाईचारा जो एक कायम किया उन्होंने, मुझे लगता है कि ऐसे सराहनीय कदम बेशक आज जो सरकार ले रही है इसकी हम जरूर सराहना करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, डीपीएपी जो है हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है और आतंकवाद के खिलाफ बोलेगी। और मैं जो भारत सरकार की जरूर प्रशंसा करूंगा कि आपने जो कदम उठाए वो सराहनीय है, क्योंकि मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में यह कहा था कि जो ऐसे जो संगठन है, जो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो समय के साथ थोड़ा अपनी रणनीति वो भी बदलते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो स्टेप सरकार के तरफ से लिया जा रहा है, क्या फिर इसका भी वो कोई काट ढूंढेंगे, या फिर ये कि उन्हें लगेगा कि अब तो मुश्किल है, इसलिए अब ऐसी गतिविधियों से तौबा? क्या इतना आसान लग रहा है? देखिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब 370 हटा तो ये जो जितनी भी हमारी स्टेट के अंदर, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी थी या स्टेट एजेंसी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी या आर्मी थी या जितनी भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो एकजुट होकर काम कर रही हैं इन यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स पहले भी था, जब मैं सर्व कर रहा था तब भी था, परंतु उसकी कोई मीटिंग होती नहीं थी और एक प्रतिस्पर्धा रहती थी बिटवीन दी स्टेट एंड द सेंट्रल एजेंसीज। और स्टेट एजेंसीज जनरली रिपोर्ट करती थी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो कि कश्मीर सेंट्रिक थे और या आई वुड से पाकिस्तान सिंपथाइजर्स थे या एंटी इंडिया थे या वो आतंकवाद सिंपथाइजर थे या जो भी उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस थी वो उनको रोकती थी। उसके बाद आफ्टर अगस्त 2019 जब ये 370 हटा है, अभी की सारी कमांड आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में और बहुत जबरदस्त सक्सेसेस मिल रही हैं। हालांकि 100% नहीं है, जितनी मैं चाहता हूं उतनी नहीं है, पर फिर भी पहले से बेहतर है। तो उसमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के जो हैंडलर्स हैं आईएसपीआर के, वो बौखलाए हुए हैं। इसलिए जब उनके सारे बंद होने शुरू हो गए, हवाला रूट्स बंद किए गए, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, सबके ऊपर पॉजिटिव कार्रवाई शुरू हुई, तो वो अपने टैक्टिक्स चेंज करने लग पड़े। तो टैक्टिक्स चेंज करते करते वो टारगेटिंग किलिंग्स पे आ गए, माइग्रेंट किलिंग्स पे आ गए, इस किस्म के, यानी कि उन्होंने तरीके जिसको ट्रेन करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पे ये बताया था कि जब ये डांगरी का एपिसोड हुआ था तो आपने बोला था कि अपने गृह मंत्री ने बोला है कि 18 एक्स्ट्रा कंपनी सीआरपीएफ की हम वहां लगाएंगे राजौरी में, ताकि ऐसी बात दोबारा ना हो। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप फोर्स लेवल बढ़ाएंगे, हमारे पास 35-40 साल का एक्सपीरियंस है फॉर यूजिंग द काइनेटिक फोर्स, तो अभी ये हमें बंद करना है, क्योंकि जितनी मिलिट्री हम लगाएंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस लगाएंगे, इससे जो आम जनता है वो तंग होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, नाके लगेंगे, सर्चेज होंगी, ये सब बंद होने चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बढ़ाएं, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और मजबूत करें, उन पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो सपोर्टर्स हैं, आईएसआई के हैंडलर्स हैं या इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स विद इन द कंट्री हैं, जो पैसों के लिए काम करते हैं, उनको पकड़ के ठोका जाए। उनको कोई अरेस्ट नहीं करना है, उनको एलिमिनेट करना है, तो उससे ये काम कम होएगा। अभी ये जो अभी जो इन्होंने नई तरीका शुरू किया है, मैं कह रहा हूं ये योगी जी की जो यूपी में मुहिम शुरू हुई है अगेंस्ट द माफियाज, वही शायद हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने उसको कॉपी करके यहाँ पे बहुत अच्छा काम शुरू किया है। चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है कि जितने भी सिंपथाइजर्स हैं, जिनके पास भी पाकिस्तान से हवाला पैसा आता है या किसी भी रूट से आता है, बांग्लादेश, नेपाल या राजस्थान या इवन बॉम्बे, केरला, कहीं से भी आता है इस रूट से, वो सब अभी दे शुड बी वेरी ऑफ इट। हुर्रियत हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हुर्रियत को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको नर्चर करती थी। अगर आपको याद हो, जब हमने हजरत बल में सीज किया था, तो हमारी जुडिशरी ने बोला था कि जो अंदर होल्ड टेररिस्ट है उनको वाजवान खिलाया जाए, उनको 2500 कैलोरीज पर डे खिलाई जाए। अभी ये कैसा कंट्री है यार, वो बंदा आपके अगेंस्ट, आपकी स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है और आप उसको वाजवान
ठीक है कोर्ट के ऑर्डर। दीवान जी असल में क्या है, हमारे देश में एक रूल ऑफ लॉ है, यहां पर विधायिका है, यहां कार्यपालिका है और यहां न्यायपालिका है, ये हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से आप जो बातें कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि कई बातों का और एक उसमें से चर्चा का एक मुद्दा वो बन जाए। चूंकि मैं अभी निमरनदीप जी के पास आना चाहता हूं और सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास जाना चाहता हूं। एक मिनट मेरी बात जी सुनिए। देवान जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट लास्ट बोले 20 सेकंड बोले। ये कहना चाह रहा था हाँ। कि वो जमाना अभी खत्म हो गया है। अभी जो नई स्ट्रेटेजी आई है वो बिल्कुल कारगर है और इसको विगरसली परस्यू करना चाहिए। तभी हम जो कश्मीर की आम जनता है उनके मन में जो डर है, जो एक किस्म का खौफ है, उसको हम निकालेंगे। ये खौफ की वजह से वो रेडिकलाइजेशन, ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं कि जो डिक्लेयर्ड जो टेररिस्ट है, चूंकि जैसा हम सभी जान रहे हैं कि यूएपीए के तहत इनको डिक्लेयर भी किया जा चुका है, जरगर को, ये भगोड़े हैं, ये डिक्लेयर्ड है, इनके घर की जो है वो अटैच कर लिया गया है। लेकिन जिस खौफ के बारे में आप कह रहे हैं कि जो खौफ खत्म होगा, उसमें अगर थोड़ी भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, थोड़ी भी एम्बिग्यूटी रह गई, तो फिर पता चला कि उसका कहीं मिसयूज भी हो जाए। मैं एक पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। जैसा चूंकि बार बार आपने यूपी का जिक्र किया, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेरा सवाल निमरनदीप जी आपसे भी होगा और अंबरदार जी आपसे भी होगा कि जो धीमान जी कह रहे हैं उसमें बेशक इसमें एक बात तो सख्ती से है कि लचीलापन जो रवैये में रहता है वो कई बार हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसको कितना हम सेफ गार्ड कर पाते हैं उसको भी देखना जरूरी होगा। और अगर जम्मू कश्मीर में अभी चूंकि जैसा आप सभी कह रहे हैं कि वहां पर अभी चुनी सरकार जो वो अभी नहीं है, तो कितनी इसमें उपयोगिता या महत्वता रह जाती है निमरनदीप जी आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए, या सुरेंद्र अंबरदार जी आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए, कि आप चुनाव लड़ें, चुनाव जनता के वोट लें और सरकार बनाएं, उसकी कितनी जगह बचती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मुश्ताक अहमद जरगर एक ऐसा भगोड़ा आतंकी जो 1999 में जो अफगानिस्तान के शहर कांधार में जो अपहृत इंडियन एयरलाइंस का विमान, और उसमें जो ये मामला हुआ था कि जो बंधक थे यात्री, उनके बदले में जो 3 लोग छोड़े गए थे, उनमें से एक, उसके घर को श्रीनगर में नौहट्टा में उसे घर को सीज किया गया है। चर्चा ऐसी बात की हो रही है कि ये जो संदेश है वो संदेश कितना दूरगामी है और इसका कितना असर पड़ेगा, अमन शांति की बहाली में ये कितना कारगर होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ निमरनदीप जी हैं। निमरनदीप जी, आपकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेट आजाद पार्टी। एक सवाल बार बार उठता है कि पिछले 3-4 सालों में सरकार, जो भी प्रशासन है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओवरशैडो हो जा रहा है वो कार्यकाल, चाहे वो जब भी किसी की भी सरकार रही हो। सुरेंद्र अंबरदार जी की भी सरकार रही, उनकी पार्टी की भी सरकार वहां रही है, जो चुनी हुई सरकार होती है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में शायद अब यही जरूरत है कि ऐसी ही सरकार रहे जो चल रही है, या फिर डेमोक्रेटिक सरकार जैसे आपकी पार्टी का नाम है उसकी भी जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, जब तक एक डेमोक्रेसी वर्ड जिसमें हर एक जो नागरिक है उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने नुमाइंदे चुनने का, जब नुमाइंदे जब चुनकर आते हैं वो कई हद तक वो जो ग्रास रूट तक लोगों की बात को सुनने में वो सफल होते हैं। आज दिक्कत ये नहीं है कि जो से कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। दिक्कत यहां बोले फेल हो चुकी है लोगों की बातों को सुनने में, उनकी मुश्किलातों को हल करने में। आज कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो शासन है वो उसको यही नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत क्या है, नौजवान की जरूरत क्या है। हर बात पर अगर जब भी कोई किसी चीज की आवाज उठाता है उसको आप देशद्रोही साबित करने में लग जाओ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपकी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप उस बंदे को आगे बोलने ही नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया है उसका जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता जो अलग अलग चैनल्स में अलग अलग माध्यम से बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई देरी नहीं होनी चाहिए चुनाव
सुरेंद्र अंबरदास जी, दरअसल मेरा जो सवाल है वो विषयांतर बिल्कुल नहीं है, मैं इस विषय से हट नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब इस बात को बार बार सुना जाता है, देखा जाता, अब देख रहे हैं हम कि अभी किस तरह से जो आतंकवादी रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, ये पहले नहीं होता था, जो अब हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी इस तरह की अटैचमेंट हुई थी, लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है कि आखिर जब यानी कि जो चुनी हुई सरकारें जब वहां पर रही हैं, जब भी जिसकी भी सरकार रही हो, आप भी सरकार में रह चुके हैं वहां पर, आपकी पार्टी भी, तो क्या ऐसा लगता है कि उन सरकारों ने शायद ऐसे स्टेप्स नहीं लिए और अब लिए जा रहे हैं, तो ये संदेश तो नहीं जा रहा कि वो सरकारें जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से शायद बेहतर नहीं रही या उनकी परफॉर्मेंस उतनी जो है सकारात्मक नहीं रही? इसे आप कैसे सुनते हैं और कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे आप? बेसिकली हमने क्या अंडरस्टैंड ये करना है कि टेररिज्म के कारण से कश्मीर में एक तो ये बात है कि हजारों लोग वहां मारे गए, टेररिस्टों ने मारे, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों विडोज हो गई, और एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है कश्मीरी पंडित्स की, उनको निकाल से जो कश्मीर का बेसिक कल्चर था, जो कश्मीर की बेसिक फिलॉसफी थी, वो इरोड हो गई। इतना भयानक क्राइम ही नहीं, एक सिन भी किया है इन लोगों ने। इसलिए ये जो डेटोरेंट्स हैं, ये डेटोरेंट्स इंपरेटिव हैं, क्योंकि कश्मीर में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को एक नेचुरल टेरिफ पे लाने के लिए इस प्रकार के ये जो डेटोरेंट्स हैं वो बहुत आवश्यक हैं, और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक हैं। जैसे आपने कहा कि गृह मंत्रालय जी और ये जो जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ में ये जानने की आवश्यकता है कि जो पॉलिटिकल बॉडीज अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन जीत कर भी यहां सरकारें चला रही थी, वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टली इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका उनका संबंध था। जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि हमने सरकार से विड्रा किया था और उसके भी बड़े कारण थे, इस प्रकार के कुछ कारण थे। इंपॉर्टेंट यह है कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये मानते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए और हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि आप विधायिका की अहमियत प्रमुखता पे जोर देते हैं? बिल्कुल देते हैं, पर उसमें ये जो सिक्योरिटी स्थिति है इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोबारा हमको रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक कश्मीर का इतिहास ये है कि आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे, उसके नीचे, उस छत के नीचे एक नेक्सस पल रहा था, उसके नीचे एक सेपरेटिज्म पल रहा था, उसके नीचे एक टेररिज्म पल रहा था। ऐसी परिस्थिति को दोबारा परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये इसी शासन में नहीं ये संभव है, आप यही कहना चाह रहे हैं? यूटी प्रशासन में ये संभव है? ये अभी जिस तरह की ये अभी तक यूटी के जो शासन है, ये आपने कुछ डेटोरेंट्स खड़े करने हैं, जो कम से कम जब तक न स्थिति सामान्य हो जाए, जो लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों को, विशेष रूप से कश्मीर के लोगों को, ठीक है, बंदूक के बलबोते पे होस्टेज रखा गया। निमरनदीप सिंह जी, जब तक ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, अभी थोड़ा वीडियो उनका सिग्नल फ्रीज हो रहा था। ब्रिगेडियर धीमान, मतलब कैसे ये जो है इस बात को स्पष्ट कर सके कि जी खौफ में सिर्फ उन्हें रहना है जिनकी नीयत में खोट है, जो आतंक का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में खुद को सीधे तौर पर या घुमा फिराकर शामिल करते हैं। खौफ में उन्हें नहीं रहना है जो आम नागरिक हैं, जिनसे आतंक या आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधि जिनका दूर दूर तक को लेना देना नहीं है। इस बात को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए काइनेटिक मींस मिलिट्री मींस, और दूसरे है पॉलिटिकल मींस। तो हम इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही रिवाइव करके सोल्यूशन खोजना है। हमने पहले मिलिट्री मींस करे और 40 साल हमें हो गए यूज करते हुए, और मैं बता रहा हूं अब उसका टाइम खत्म हो गया है। अभी हम जितना मिलिट्री को इंक्रीज करेंगे, हम लोगों को उतना ही और एलियनेट करते जाएंगे। अभी यहां प्रॉब्लम टेररिज्म की क्या है
कि पाकिस्तान हालांकि इस वक्त बहुत बुरी हालत में है इकोनॉमिकली, परंतु उनकी पैरेलल इकोनॉमी है जो खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन होती है। वो नार्कोटिक्स जो है वो पूरी वर्ल्ड में जाते हैं, वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। तो पाकिस्तान इज ओरिजिनेटर ऑफ नार्को टेररिज्म, दैट इज नार्कोटिक्स एज वेल एज टेररिस्ट। तो हमें जो कश्मीर की बात है तो वहां पे जो पैसों की कोई कमी नहीं है, वो कमी पाकिस्तान में कमी होगी पर कश्मीर के लिए पैसा उनके पास पूरा है। तो यहां पे हमने क्या करना है कि जितने कश्मीर के नेटिव्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैं बताऊं 99% उसमें सब प्रो इंडिया हैं, नेशनलिस्ट हैं। हम उनको जानबूझ के गलत नामों से बुलाते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि मैंने खुद 3 काउंटर इंसर्जेंसी टेन्योर्स की हैं, यूनाइटेड नेशंस गुप्कार रोड पे भी टेन्योर्स की है। थोड़ा तो मेरे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है लोगों से इंटरेक्ट करने की। तो यहाँ पे उनके दिल में जो खौफ है टेररिस्ट की वजह से, तो जब उनकी प्रॉपर्टीज सीज होंगी, जब उनके नामो निशान मिटते नजर आएंगे तो वो लोग खुल के बाहर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और जो खाती हैं यानी जो कसूरवार हैं, जो आतंकी हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ बेशक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि हो रही है। सिर्फ इतना ख्याल रखा जाना जरूरी है कि जो आम नागरिक है खौफ उसमें इस बात का ना हो कि कहीं हम भी इसमें जिनकी कार्रवाई का जो ये है वो हमारी तरफ भी ना घूम जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इतना ही, हमें दे इजाजत।